बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के रिवीजन सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि आपने देखा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी को डिस्कस कर लिया था। आज हम लोगों ने देखना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, उससे रेलिवेंट क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n is equal to 100, mean is equal to 20, और हम लोगों ने उसे क्या बताना है बेटा? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स होते हैं n एंड p, और इसीलिए इसको बाय पैरामीट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, बाय पैरामीट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जबकि पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही पैरामीटर होता है जिसे हम लोग लैम्डा कहते हैं, और इसी वजह से एक पैरामीटर होने की वजह से हम उसे यूनी पैरामीट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते रहते हैं। ये बात उनके नाम याद रखिएगा। अब इसका जो पैरामीटर है n एंड p, आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया, तो बेटा आपने याद रखना है कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन की वैल्यू होती है इज इक्वल टू np, product of parameters is called mean of probability distribution, और फिर हमारे पास इसके जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होती है स्टैंडर्ड। अब देखिए बेटा, जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन आता है अंडर रूट आ जाता है इसके ऊपर, और ये क्या होता है हमारे पास NPQ, द प्रोडक्ट ऑफ NPQ होल अंडर रूट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर सपोज मैं इसके वेरिएंस की बात करूं तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हम लोग कह सकते हैं NPQ। क्लियर? अच्छा, इसके साथ साथ इसमें इसकी एक प्रॉपर्टी यूज हो जाती है, हमेशा याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है ये बात कि भाई इन बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस। मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस, जबकि अगर पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पूछे तो मीन इज इक्वल टू वेरिएंस। ये बातें आपने याद रखनी है। अच्छा, अब बात हो रही है स्टैंडर्ड डेविएशन की। बेटा n की वैल्यू का पता हमें, मल्टीप्लाइड बाय मीन की वैल्यू उसने हमें बता दी 100, सॉरी मीन की वैल्यू 20। तो बेसिकली इधर मैं इसको अगर पुट करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं कि NP इज इक्वल टू 20। तो यहां पर n की वैल्यू का पता चल गया 100, P इज इक्वल टू, तो यहां से P की वैल्यू का पता चल जाता है, P इज इक्वल टू, तो Q की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1 माइनस P 0.8। अब देखें हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस दोनों बता सकते हैं। n मल्टीप्लाइड बाय P मल्टीप्लाइड बाय Q। अगर हम इतना कर दें तो ये वेरिएंस है, और अगर इसका अंडर रूट हम लोग ले लें तो ये हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। सब बच्चों को क्लियर? इसी तरह से आपसे कहा गया द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज 5, देन इट्स अ मीन। तो बेटा अभी मैंने आपको बताया कि मीन इज इक्वल टू वेरिएंस इन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा अगर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है तो उसके वेरिएंस की वैल्यू क्या होगी? स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है तो उसके वेरिएंस की वैल्यू क्या होगी? तो उसके मीन की वैल्यू क्या होगी? तो आपने ये बता, क्लियर? ये बात क्लियर? इन पास्ट 2 players E and B have played 20 games of which 10 are won by A, 6 by B and 4 ended in a tie। अब मुझे एक बात बताएं, गेम्स का खेलना डिपेंडेंट इवेंट्स है या इंडिपेंडेंट इवेंट्स है? इंडिपेंडेंट। ये चीज सबसे पहले डिसाइड करनी है। गेम्स, नंबर ऑफ गेम डिस्क्रीट वेरिएबल है या कॉन्टिन्यूअस है? अब देखो पता चल गया, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें 3 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपरज्योमेट्रिक, बाइनोमियल, पॉइसन। इवेंट देखा, इवेंट क्या आ रहा है हमारे पास? इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट हो तो हाइपरज्योमेट्रिक तो नहीं लगती, तो बाइनोमियल की तरफ चले।
तो इसके ऊपर बायनोमियल अप्लाई हो सकता है। गॉट इट? इस तरह से सोचना है आप लोग। अब देखें क्या कहता है, नाउ इन अ टूर्नामेंट दे आर टू प्ले 4 games. What is the probability that 2 games will end in a, बेटा ये आपके पास है n की वैल्यू, ये आपके पास है x की वैल्यू, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हम लोगों ने। ये बात क्लियर? अच्छा, उसमें अब हमसे कह रहा है टाई होने की प्रोबेबिलिटी बताएं। तो टाई होने की प्रोबेबिलिटी हमें यहां से पता चल जाएगी। कितने मैच टाई हुए, कितने में से, तो टाई होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/5 इज इक्वल टू 0. ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। गॉट इट? यहीं पे अगर कह देता दैट 2 games विल विन बाय ए, तो ए के विन करने की प्रोबेबिलिटी 10/20 0.5, विन बाय बी तो 6/20 0.3 आ जाती प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ये बात क्लियर हो गई? अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने 4C2 मल्टीप्लाइड बाय बायनोमियल का फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। भाई ये सक्सेस हमें कितनी मर्तबा चाहिए, 2 times मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और हमें कितनी मर्तबा फेलियर चाहिए, तो 4 गेम्स में अगर 2 मर्तबा टाई चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो 2 ही मर्तबा फेलियर चाहिए, और आपका क्वेश्चन सॉल्व। ऑल क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, 2 bombs are thrown on a bridge for a military plane from a military plane. The probability that each bomb hits the bridge is, अब देखें ब्रिज को हिट करने की प्रोबेबिलिटी 4/, तो हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी 1/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर का पता चल जाता है हमें। भाई अगर हिट करेगा तो 4/5, ना नहीं करेगा 1/5। कहता है it is necessary that 2 bombs should hit the bridge in order to destroy it। मतलब अगर आपने उस ब्रिज को टोटली डिस्ट्रॉय करना है तो 2 बम इसको हिट करें। मतलब अगर एक बम ने हिट किया तो वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होगा, उस पर फिर भी आमदोरफ्त हो सकती है। क्लियर? मतलब वो भी पार्शियली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ब्रिज इज, अब ये बात तो कंफर्म हो गई कि पार्शियली डिस्ट्रॉयड के लिए 2 बम हिट ना करें। ओके, क्योंकि अगर दोनों ने हिट कर दिया तो वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो मैं कह दूं कि अगर कोई एक बम हिट करेगा तो पार्शियली डिस्ट्रॉय है, और अगर कोई भी हिट नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं है, फिर तो पार्शियली डिस्ट्रॉय भी नहीं है। तो यहाँ पे 0 की प्रोबेबिलिटी नहीं देखनी। बात क्लियर हुई? यहाँ पर 0 की प्रोबेबिलिटी नहीं देखनी, यहाँ पर एक के हिट करने की प्रोबेबिलिटी देखनी। डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है। मतलब क्या, पहला मिसाइल ने जाके हिट किया, दूसरे कहेगा कि भाई इसने हिट किया तो मैंने भी करना है, नहीं करेगा डिपेंड। भाई पता नहीं दूसरा हिट करे या ना करे, इंडिपेंडेंट इवेंट है, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई हो सकती है। अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर 2 bombs should hit the bridge in order to destroy, what is the probability that the bridge is partially। अब बात ये आती है, मुझे ये तो पता चल गया है कि 1 की प्रोबेबिलिटी, लेकिन कितने में से, हमने कितने बॉम्ब हिट की है, क्या उसने ये बताया? नहीं, उसने ये नहीं बताया बेटा। उसने ये नहीं कहा कि 2 हमने हिट की है, वो तो सिर्फ ये कह रहा है कि भाई 2 हिट होने चाहिए कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए। मुझे उसने ये नहीं बताया कि भाई मैंने 3 हिट किए तो मुझे बताओ, मैंने 4 हिट किए तो मुझे बताओ। तो बायनोमियल का फार्मूला अप्लाई, अब बज़ाहिर लग रहा था कि जैसे हो जाना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इवेंट को रिपीट कितनी मर्तबा किया जा रहा है, तो मैं बायनोमियल का फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकता। ये बात समझ आई? अच्छा, अब क्या मतलब, मैं क्वेश्चन ना सॉल्व करूं, बेसिक टेक्निक्स के ऊपर चले जाओ। फिर आपने बेसिक टेक्निक्स पे जाना है। क्या
हम क्या देते हैं बॉम्ब ए एंड बॉम्ब बी। तो इसके लिए पार्शली डिस्ट्रॉय के लिए हमने कहा बॉम्ब ए विल हिट द ब्रिज एंड बॉम्ब बी विल नॉट हिट द ब्रिज। पार्शली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्लियर। और फिर प्लस, क्या जरूरी है कि बॉम्ब बी ही हिट ना करे? क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि बॉम्ब ए ने हिट और बॉम्ब बी ने हिट? क्या इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं? तो हिट करने की प्रोबेबिलिटी और हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी प्लस 1/5 into 4/5 and the answer is G 16/25 8/25। आंसर जरूर चेक कर लिया करें, शाबाश। अच्छा, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? तो भाई हम यहाँ पे यही अज्यूम कर लेते हैं कि हमने 2 ही बॉम्ब हिट किए, तो बाइनोमियल का फार्मूला इस तरह से अप्लाई हो जाएगा 2C1 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 रेज टू पावर 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, एंड मल्टीप्लाइड बाय 1/5 रेज टू पावर 1। सॉल्यूशन चेक करो। तो दोनों ही मेथड एप्लीकेबल, और आपको फार्मूले का भी पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का भी पता होना चाहिए, और आपको बेसिक काउंटिंग टेक्निक्स का भी पता होना चाहिए। ऑल क्लियर जी बेटा। नेक्स्ट देखें, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली हम लोग लिखते रहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, उसने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। अच्छा, फार्मूला क्या होता है? NCX, ऐसे ही है ना? इसने क्या लिख दिया 10CR। तो यहां से बेटा मुझे n की वैल्यू पता चल गई कि n की वैल्यू 10। फिर आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, कितनी? 0.5 रेज टू पावर x, और इसने r ही लिखा हुआ है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, पता चल गया कि 0.5 सक्सेस है, तो फेलियर भी 0.5 रेज टू पावर n माइनस x, तो 10 माइनस r। भाई पूछ क्या रहा है हमसे? कहता है मीन वैल्यू क्या होगी? मीन के लिए मुझे किन चीजों की जरूरत है? n की वैल्यू और मीन की वैल्यू, सॉरी p की वैल्यू, तो मीन की वैल्यू, बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर है सब बच्चों को? Team A and B play a game. Probability that Team A wins the game is 0.7. What is the probability that Team B wins 3 out of? भाई ये 0.7 मेरे लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस नहीं है। देखो, सक्सेस का ताल्लुक जीतने या हारने से नहीं है, सक्सेस का ताल्लुक है मैं प्रोबेबिलिटी किससे फाइंड कर रहा हूं, किसकी फाइंड कर रहा हूं। देखो भाई, अगर मैं वैसे ही मतलब ये कहने के लिए कि इस बात समझाने के लिए एग्जांपल दे देता हूं, भाई मैंने पैसा लगाया हुआ है पाकिस्तान की हार के ऊपर, पाकिस्तान का जीत जाना मेरी सक्सेस है। मेरी सक्सेस क्या है? पाकिस्तान का हार जाना, क्योंकि मेरा पैसा उस पर लगा हुआ है। तो मेरे लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पाकिस्तान का हारना है। तो ये कॉन्सेप्ट ना रखना कि जीत ही प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, ऐसा नहीं है। हार भी हमारे लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, हमने ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है। तो 0.7 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी मिस्टर ए के लिए, मिस्टर बी के लिए नहीं। तो भाई जब मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहा हूं मिस्टर बी के लिए, टीम बी के लिए, तो इसके लिए सक्सेस कितनी बनेगी? 0.3। बात क्लियर हुई सब बच्चों को? अब देखें 3 out of 4, तो 4C मल्टीप्लाइड बाय 0.3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 रेज टू पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अब ये क्वेश्चन बच्चे गलत ही इसी तरह करते हैं, जब वो 0.3 की जगह पे 7 और 7 की जगह पे 3 लिखते। And the answer is
जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। Records show that the probability that a car tire will burst while driving over express highway is, देखो यार प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी स्मॉलर है ना। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 5% से स्मॉलर हो तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग हमेशा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करते हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन बेटा उसके लिए सैंपल साइज का 30 से ग्रेटर होना भी जरूरी होता है। तो अब वैसे प्रोबेबिलिटी इतनी स्मॉलर होने की वजह से मुझे आइडिया हो गया था कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज हो रहा है, क्लियर। लेकिन उसने वेरीफाई कर दिया भाई पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ही अप्लाई करना। Find the probability that among 10,000 cars passing through the express highway, 3 car tires burst. तो ऐसी सिचुएशन में ये प्रोबेबिलिटी और यहां पर ये आपके पास, और जिसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है वो आपके पास x, क्लियर। अब इसके लिए भाई n एंड p तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स हैं और आपने पॉइजन से सॉल्व करना है, तो पॉइजन के पैरामीटर्स को फाइंड करो और ये लैम्डा होता है हमारे पास। और ये क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ n p। तो यहां से हमें लैम्डा की वैल्यू क्या मिल जानी है, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.0001 इज इक्वल टू 1। अब इसके ऊपर जाके आप लोगों ने फार्मूला अप्लाई कर देना है। अब फार्मूला क्या है, e रेज टू पावर माइनस लैम्डा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा रेज टू पावर x एंड डिवाइडेड बाय x का फैक्टोरियल। ये हमारे पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है और इससे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। क्या ये बात क्लियर सब बच्चों को। लेकिन आपने ये क्वेश्चन ऐसे नहीं सॉल्व करना, आपने सिर्फ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करना है। और अगर पैरामीटर आपके पास होल नंबर्स की फॉर्म में मौजूद है तो कभी भी फार्मूला अप्लाई ना करना। आपने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल ओपन करना है, ये देखें ये फार्मूला लिखा हुआ है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, और यहां पर जाकर आपने ये लैम्डा की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। ये देखें ये पैरामीटर की वैल्यू क्या है हमारे पास, पैरामीटर की वैल्यू। अब आपने देखना है मैंने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है और ये आपको आंसर मिल गया और जाकर टिक कर दें 0.0613, राइट हो जाएगा सॉल्व इंशाअल्लाह। जी क्वेश्चन नंबर 8, the mean and variance of binomial random variable are 3.5 and use binomial formula to calculate। अच्छा अक्सर ऐसा हो सकता है कि भाई आपको मीन एंड वेरिएंस बता दे, स्टैंडर्ड डेविएशन बता दे और पैरामीटर्स की वैल्यूज पूछ ले, आपसे n की वैल्यू पूछ ले, आपसे p की वैल्यू पूछ ले, आपसे q की वैल्यू पूछ ले। और ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों चीजें बताकर आपसे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू पूछते हैं। तो जब तक वो पैरामीटर्स नहीं होंगे तब तक प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं हो। अब ऐसी सिचुएशन में भाई मीन का फार्मूला क्या था और NP इज इक्वल टू, इसी तरह वेरिएंस का क्या फार्मूला था एंड NPQ इज इक्वल टू। अब देखें NP की वैल्यू ये जाकर इसमें पुट कर दें तो हम इसे लिख सकते हैं 3.5 Q इज इक्वल टू 1.05, देन Q इज इक्वल टू 1.05 डिवाइडेड बाय 3.5। तो यहां से आपको Q की क्या वैल्यू मिल रही है, एग्जैक्ट या 333 है। अच्छा अब देखिए अगर ये हो ना 0.3333 तो कभी भी डेसिमल में ना रखना, फ्रैक्शन में रखना, 1/3 लिखना हो, क्लियर। अगर ये एग्जैक्ट 0.3 है अब ठीक है, अब इसको डेसिमल में भी रख सकते हैं आप लोग। और अगर Q की वैल्यू ये है तो P की क्या वैल्यू होगी हमारे पास,
अब ये P की वैल्यू आके इधर पुट कर दें और यहां से आपको N की वैल्यू मिल जानी है। Then N इज इक्वल टू, अब देखें N की वैल्यू 5 लेस देन 30 है, P की वैल्यू 0.7 0.05 से ग्रेटर है, यस बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज हो सकता है। अब क्या करना है, फार्मूला अप्लाई कर देना है, 5C2 multiplied by 0.7 raised to power 2 and multiplied by 0.3 raised to power, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो। क्लियर? एंड द आंसर इज जी। Question number 9. The probability that A speaks truth is 0.6 and the probability that B speaks truth is 0.7. What is the probability that both contradicts each other narrating the, कोई भी फार्मूला नहीं अप्लाई होना इस क्वेश्चन के ऊपर, राइट? कोई डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई नहीं होनी इसके ऊपर। अब क्या करना है भाई, कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, क्या मतलब? एक ने सच बोला तो दूसरे ने झूठ बोला, मतलब दोनों सच भी ना बोले और दोनों झूठ भी ना बोले, क्योंकि तब भी तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं आएगा क्योंकि दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, तब तो उनमें रजामंदी है कि दोनों ही आके झूठ बोल रहे हैं। क्लियर? तो कॉन्ट्राडिक्ट कब आएगा? जब एक सच बोले, तो हम लोग कहेंगे मिस्टर ए ने सच बोला और बी ने झूठ बोल दिया, कॉन्ट्राडिक्ट का। लेकिन सिर्फ बी को नहीं झूठा करना, यहाँ पर आपने न्यूट्रल रहना है, आपने किसी एक का नहीं बन जाना। फिर आपने कहना है भाई ऐसा भी हो सकता है, या फिर, तो जैसे ही या आया तो एडिशन का साइन लग गया कि भाई ए ने झूठ बोला और बी ने सच बोला। आपका क्वेश्चन सॉल्व। अगर ए ने सच बोला तो प्रोबेबिलिटी 0.6, तो बी के झूठ बोलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 0.3, 0.4 ना समझ लें, क्योंकि बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, तो उसके झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, प्लस ए ने झूठ बोला और बी ने सच बोला और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10. A true false quiz is given with 5 questions. बेटा जब ट्रू फॉल्स आ जाता है तो हर क्वेश्चन के सॉल्व करने के 50% चांसेस होते हैं कि आप इस क्वेश्चन को ठीक करने वाले। क्लियर? मतलब आपको क्वेश्चन नहीं आता तब भी 50% चांसेस हैं कि आप इसको ठीक कर सकते हो। इसी तरह से अगर एमसीक्यूज आ जाएं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के 25% चांसेस होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे फिर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर बताने की जरूरत नहीं हो। तब ट्रू एंड फॉल्स है तो मुझे पता है भाई सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 0.5 और फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी 0.5। एमसीक्यूज होते हैं तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 0.25 और फेलियर की प्रोबेबिलिटी 0.75 में ले लेता। क्लियर? कहते हैं टोटल 5 क्वेश्चन, तो भाई ये तो मुझे मिल गई n की वैल्यू। टू पास यू नीड एट लीस्ट 4 राइट आंसर, जो गेस एवरी आंसर। माशाअल्लाह, क्या आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आता था और आपने पांचों के पांचों तुक्के मारे हैं। कहता है फिर भी क्या उम्मीद रखें कि आप इसको पास कर दें, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आप देखें भाई पास करने के लिए 4 क्वेश्चन ठीक होना जरूरी है और वो मुझसे पूछ रहा है पास करना। तो जब 5 क्वेश्चन ठीक होंगे क्या मैं फेल होऊंगा? तब 4 की भी प्रोबेबिलिटी बतानी है और 5 के लिए भी बतानी है, क्योंकि दोनों पे में हम पास हैं। अब ऐसी सिचुएशन में हम लोग करेंगे 5C4 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 रेज टू पावर मल्टीप्लाइड बाय 0.5 रेज टू पावर 1 प्लस 5C5 multiplied by
0.5 raised to power 5 multiplied by 0.5 raised to power लिखने की जरूरत ही नहीं है। Any constant number raised to power 0 is equal to 1। 0 ना कर देना, क्यों फिर तो ये सारे 0 हो जाता, is equal to 1। और ये भी हमेशा याद रखिएगा कि अगर NCN हो जाए तो अभी इसका आंसर 1 हो। भाई पूरी पॉपुलेशन में से सबको मैंने इकट्ठा कर दिया, मैंने सैंपल लिया ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन है कि पूरी पॉपुलेशन आ गई है। तो आपने अपने टाइम सेविंग के लिए भाई आप इतना कर सकते हैं इसको। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। क्या आपको ये बात समझ आ गई है सब बच्चों? एंड द आंसर इज, तो भाई फिर भी 18.75% है कि आप पास कर सकते हैं। ओके, तो बस हिम्मत नहीं हारनी आप लोगों ने। हाँ जी, husband and wife interviewed for 2 different posts। बेटा देखें क्वेश्चन में ट्विस्ट, भाई अगर डिफरेंट पोस्ट है तो कभी भी कॉमन नहीं आ सकता, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और अगर सेम पोस्ट के लिए जाते कॉमन आ सकता है। ओके, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर एक ही क्वेश्चन पूरी क्लास को दिया जाए कि सॉल्व करके दो, एक ही क्वेश्चन पेपर, कॉमन आने के चांसेस हैं। लेकिन 2 डिफरेंट स्टूडेंट्स को 2 डिफरेंट पेपर दिए जाएं, कुछ भी कॉमन नहीं आता। भाई मैं एक को दो क्यूएम का पेपर, दूसरे को दो अकाउंटिंग का पेपर, क्या कुछ कॉमन आएगा? दोनों की डायरेक्शन ही डिफरेंट है। मैं दोनों को एक ही क्यूएम का पेपर दे दूं, ऐसे चांसेस हैं कि दोनों ने सेम क्वेश्चन ठीक किए हों। ये भी चांसेस हैं दोनों ने सेम क्वेश्चन गलत किए हों। ओके, तो फिर कॉमन आ सकता है। तो जब डिफरेंट पोस्ट है तो कुछ कॉमन नहीं है इनके दरमियान। फिर क्या कहते हैं, इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? अच्छा, अगर सेम पोस्ट है लेकिन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में है तब भी कॉमन नहीं आने वाला, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। राइट? द प्रोबेबिलिटी, मतलब ये बिल्कुल ऐसा ही है कि भाई आपको भी क्यूएम का टेस्ट दूं, आपको भी क्यूएम का टेस्ट दूं, लेकिन आपको फाइनेंस का टेस्ट दूं, आपको प्रोबेबिलिटी का टेस्ट दूं, क्या कॉमन आएगा? कुछ कॉमन नहीं आएगा। आपने चीजों को कुछ इस अंदाज से सोचना है, आपने रट्टे नहीं लगाने चीजों, फिर क्यूएम नहीं होता। क्लियर? कॉन्सेप्ट बना के बैठना है जी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन इज एंड द वाइफ सिलेक्शन इज, what is the probability that only one of them will be? और ये ऑर्गेनाइजेशनल एक किस्म का ट्रेंड होता है, मियां बीवी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करते। ओके, हाँ इकट्ठे काम करते थे और बाद में मियां बीवी बन गए, वो एक अलग बात है। लेकिन मियां बीवी हैं और बाद में जॉब हो रही है, नहीं रखेंगे, दोनों में से किसी एक को रखेंगे। रीजन पता है क्यों? जब खानदान में कोई शादी होगी दोनों ने छुट्टी करें, किसी की डेथ हो गई दोनों छुट्टी करें, एक बीमार हो गया दूसरा ऑटोमेटिकली छुट्टी करे, तो एक ही दिन में 2 लोग एब्सेंट हो जाने, ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती ऐसा। ओके, और समझदार ऑर्गेनाइजेशन वाकई ऐसा नहीं करती। और जहां पर ऐसा ट्रेंड होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का हाल देख, सबसे ज्यादा बुरी ऑर्गेनाइजेशन होती है या उसका अपने एम्प्लॉयज के ऊपर कंट्रोल भी नहीं। अब ये तो नहीं हो सकता कि भाई कोई डेथ हुई है, एक जा रहा है दूसरा कहेगा नहीं नहीं मैंने ऑर्गेनाइजेशन पे जाना है, ऐसा नहीं होता। क्लियर? इवन कि एक भी बीमार हो जाए तो दूसरा ऑटोमेटिकली छुट्टी पे है जी। अब यहाँ पे देखें भाई, जब भी प्रोबेबिलिटीज डिफरेंट आ जाएं कभी भी कोई भी फार्मूला अप्लाई ना करें। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की ये खूबसूरती है या उसकी ये प्रॉपर्टी है कि इवेंट टू इवेंट प्रोबेबिलिटी सेम रहती है। गॉट इट? नहीं, क्या समझ आई आपको? सेम रहती है इवेंट टू इवेंट। क्या मतलब है इस चीज का? हाँ,
तो इसका मतलब ये है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए यूज होती है। मैं इजी एग्जांपल से समझाता हूं। भाई मैंने एक डाइस को रोल किया, फर्स्ट टाइम उसके ऊपर छक्का आने के क्या चांसेस हैं? अच्छा, एक मरतबा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो गया, मैंने दोबारा से किया, अब 6 के आने के क्या चांसेस हैं? चलो तीसरी मरतबा कर लेते हैं, अब चेंज हुई, बाइनोमियल अप्लाई हो जाए। क्लियर? कॉइंस को टॉस किया, फर्स्ट टाइम हेड आने के क्या चांसेस, सेकंड टाइम हेड आने के क्या चांसेस, प्रोबेबिलिटी चेंज हुई, बाइनोमियल अप्लाई हो जाए। जबकि हाइपर ज्योमेट्रिक के अंदर इवेंट टू इवेंट प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है। कैसे? इसकी कोई एग्जांपल, सिलेक्शन के टाइम अब देखें, मेरे पास कार्ड्स हैं, कार्ड्स में से हमेशा सिलेक्शन होती है, मतलब डिपेंडेंट इवेंट। मैं पहला कार्ड सिलेक्ट करूंगा ना, वो 51 52 में से करूंगा, लेकिन जब एक कार्ड सिलेक्ट कर लिया, जब दूसरा करने लगूंगा वो प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो जाएगी। ऐसा नहीं है, मतलब मैं स्टूडेंट्स 10 स्टूडेंट में से 4 की सिलेक्शन करने लगा, पहले के लिए आउट ऑफ 10 जाके सिलेक्शन करूंगा, लेकिन दूसरा आउट ऑफ 9 जाके सिलेक्शन करूंगा, प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। गॉट इट? हाइपर ज्योमेट्रिक अप्लाई हो जाए। तो हाइपर ज्योमेट्रिक में इवेंट टू इवेंट प्रोबेबिलिटीज चेंज होती हैं। बाइनोमियल के अंदर इवेंट टू इवेंट प्रोबेबिलिटीज रिमेन्स कांस्टेंट। ये दोनों में कॉन्ट्राडिक्ट दोनों में ना 2 पॉइंट्स के ऊपर है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। probability remains same and probability changes event, इन 2 पॉइंट्स पे दोनों का कॉन्ट्राडिक्ट। क्लियर? अब आते हैं अपने पॉइंट पर। तो भाई ऐसी सिचुएशन में उसने कहा प्रोबेबिलिटी ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, तो ऐसी सिचुएशन में आपने कहा हस्बैंड selected and wife rejected, या फिर husband rejected and wife selected only one of them। क्लियर? आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हस्बैंड के सिलेक्शन के क्या चांसेस हैं, वाइफ के सिलेक्शन के ना होने के क्या चांसेस है, 4/5। क्लियर? प्लस हाँ जी 6/7 इंटू 1/5, और आपका क्वेश्चन सॉल्व 2/7। ऑल क्लियर? जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आपकी बेसिक्स बन जानी है, और एग्जाम में आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन का वेट कर रहे होंगे कि यार कब आएगा, क्योंकि वो कंफर्म आपके मार्क्स इंशाअल्लाह जरूर बोला करें। अच्छा जी, अब यहां पर देखें, अ बॉक्स इज इन अ हार्डवेयर स्टोर कंटेन्स 150 बोर्ड्स एंड 250 nuts। 1/5 of the boards and 3/5 of the nuts are one item is picked randomly from the, what is the probability that it is either a defective or a board। अब इसके लिए सबसे पहले टेबुलेशन बना लिया क्या भाई, हमारे पास बोर्ड, नट्स एंड डिफेक्टिव, गुड एंड टोटल। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिफेक्टिव गुड ऊपर लिख दो, बोर्ड्स और नट्स इधर लिख दो, लेकिन यह है कि वैल्यूज को पुट करते हुए देखने का। अब उसने 150 आपको क्या बताया, इन टोटल डिफेक्टिव बताए, गुड बताए या टोटल बताए बोल्ट? तो बेटा बोल्ट के पास जाओ और टोटल के सामने जाके लिखना 150, इधर यहां पे ना लिख देना। क्लियर? फिर नट 250 क्या टोटल, नट्स टोटल यहां पर आ गए 250, तो ये टोटल कितने हो गए हमारे पास, ये ग्रैंड टोटल होते हैं। ये बात समझ आ गई? अब कहता है कि 1/5 ऑफ द बोल्ट, बोल्ट कितने, 150 का 1/5 30,
कहता है डिफेक्टिव है, तो पता चल गया कि 120 गुड है। ओके, गुड्स नहीं, गुड। इसी तरह से उसने कहा कि 3/5 ऑफ द नट्स, तो नट्स टोटल कितने, मल्टीप्लाइड बाय 3/5, 150 इसमें से, तो गुड कितने हैं, अब इनका टोटल गुड यूनिट्स कितने और टोटल डिफेक्टिव यूनिट्स। क्लियर। और ये टैबुलेशन की खूबसूरती है कि उसके कॉलम का टोटल उसकी रो के टोटल के इक्वल होता है। राइट, किसी को इशू, बस जैसे ही आपने ये कर लिया आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखें, मैंने देखा भैया और आ गया एडिशन ऑफ। अब टैबुलेशन में भैया आपको जरा नहीं सोचने की जरूरत है, और मैंने आपको कल भी एक कॉन्सेप्ट दिया था भाई, और से पहले है तो फिर पहले ही रहो, फिर बाद वाला इवेंट नहीं सोचना। देखो, और से पहले उसने आपसे क्या कहा, मैं डिफेक्टिव के पास गया, मैंने कहा हाँ भाई कितने हैं, कहता है 180, कितने में से, तो ये डिफेक्टिव के लिए प्रोबेबिलिटी में, राइट। और की जगह पर अब मैं आया बोल्ट के पास। ओके, आपने बोल्ट और डिफेक्टिव 30 कंसीडर नहीं कर लेना, क्वेश्चन सारा गलत हो जाए। आप क्या करते हैं 30/180, नहीं, ऐसा उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने पूरे बॉक्स में से सिलेक्शन करनी है और वो आपने उसे बतानी है। तो अब आपने क्या करना है, यहां पर उसने कहा बोल्ट टोटल कितने हैं 150 बाय, अब आपने जरा गौर से देखना है कि भाई जब मैं इन बोल्ट्स को काउंट कर रहा था और इन गुड को मैंने काउंट किया, तो ऐसा नहीं है जैसे यार ये कॉमन हो गया, इस 180 में भी ये 30 शामिल और इस 150 में भी ये 30 शामिल, ये कॉमन है, ये जाके माइनस कर दो, -30/400 एंड आंसर इज, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बताओ कोई मुश्किल चीज है ये, सिर्फ थोड़ी सी आपकी समझदारी और जिंदगी भर का सुकून। क्वेश्चन नंबर 13, the average number of traffic accidents on a certain section of highway is 2 per week। इस किस्म का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो माइंड को सेट कर लेना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लिखने बाद। ये जो चीज है ना बेटा, ये है रेट। ये रेट वो रेट नहीं है जैसे प्राइस, वो रेट नहीं, मतलब कि भाई हर वीक ऑन एवरेज 2 एक्सीडेंट्स होते हैं। क्लियर। अच्छा, फिर assuming that the number of accident follows are, अच्छा मुझे सच्ची सच्ची बताओ, अगर ये स्टेटमेंट स्किप भी कर देता, आपके पास कोई और ऑप्शन था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इसके लिए ऐसा नहीं है जैसे वीक भी तो बेटा एक किस्म का टाइम ही है ना, ऐसा ही है ना भाई, क्या 7 डेज मिलकर वीक बना रही हैं, तो डेज 24 आवर्स मिलकर बना रही हैं, तो एक किस्म का टाइम ही है। किसी स्पेसिफिक टाइम में इवेंट की अकरेंस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई हो जाता है। क्लियर। अब देखें, कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 3 एक्सीडेंट्स ऑन दिस सेक्शन ऑफ हाईवे ड्यूरिंग, अच्छा देखें बेटा, यहां पर आपको बताता है रेट के बारे में, और इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं कहने के लिए की गर्ज से। अच्छा, फिर ये जो चीज आती रहती है, ये हमारे पास आती है कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड किसकी करनी है, मतलब एक्स, वो जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल आता है, ये वो है, और किस टाइम ड्यूरेशन में करनी है, ये बेसिकली एन की वैल्यू। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, क्योंकि जिस तरह से ऊपर टाइम गिवन है ना वीक्स में, नीचे भी उसने वीक्स में दे, वो इसको कन्वर्ट भी कर सकता है, ऊपर वीक्स नीचे डेज, ऊपर डेज नीचे वीक। भाई आपने सिमिट्री लेकर आना, आपको ने टाइम को फिर कन्वर्ट कर लेना स्मॉलर यूनिट के अंदर। सपोज अगर ऊपर वीक्स है और नीचे डेज, आप सबको डेज में लेकर आए,
आप ऊपर वाले को भी डेज में लेकर जाए। इधर कह सकता था सेक्शन ऑफ हाईवे ड्यूरिंग 2 days, तो मैं उसको वीक ना कंसीडर करता, मैं कहता 2 per 7 day। एक वीक में 7 दिन होते हैं ना, ओके। और यहाँ पर फिर 2 days। अब देखो वो भी डेज में, ये भी डेज, ये कन्वर्ट हो गए। बात क्लियर हो गई है? अच्छा, अब हमने क्या करना है भाई, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या चाहिए आपको? लैम्डा। लैम्डा के लिए हमें एन एंड पी चाहिए। एन की वैल्यू 2 यहां से मिल गई, ये बात क्लियर। मल्टीप्लाइड बाय पी की वैल्यू, ये रेट बताएगा, और ये क्या है 2 per 1 वीक, राइट। तो मेरे पास लैम्डा की क्या वैल्यू आ गई? क्या आपको मेरी ये बात समझ आ गई है? सपोज कि अगर ये होता नीचे 2 days, ये तो 2 आ जाता, मल्टीप्लाइड बाय 2/7, तो 4/7 लैम्डा की वैल्यू आ गई। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, अब मैंने प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है? एट मोस्ट 3 एक्सीडेंट। व्हाट डज इट मीन कि मुझे x की वैल्यू क्या कंसीडर करनी है? 0, 1, 2 एंड 3। अक्सर बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, शायद 3, 4, 5, 6। नहीं भाई, एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम 3 एक्सीडेंट, तो 3 से कम रहो, तो 3 से कम फिर 0 तक रहो। अब बेसिकली अगर देखूं तो मुझे 4 टाइम्स फार्मूला अप्लाई करना है, आपने नहीं करना। आपने देखा कि लैम्डा की वैल्यू होल नंबर, आपने टेबल के पास, टेबल से कहना है भाई मेरे पास लैम्डा, और मुझे 1 की, 0 की, 1 की, 2 की और 3 की प्रोबेबिलिटी बता दो, तो उसने बता दी, और आपने जाकर इन चारों को ऐड कर दिया। क्या आपको मेरी ये बात समझ आ गई है? ये बात सब बच्चों को क्लियर हो गई? एंड द आंसर इज 4335। आपने ये भी नहीं करना, ओके। ना आपने फार्मूला लगाना है और ना आपने इस टेबल पर आना है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की हमने क्युमुलेटिव पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पे जाना है। हम इस टेबल पर जाएंगे, इससे कहेंगे मेरे पास 4 लैम्डा है और 3 तक की मुझे प्रोबेबिलिटी बता दो, ओके। ये सम करके बता रहा है, राइट। और हमें आंसर क्युमुलेटिव पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क है बेटा। ये जो आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू कांस्टेंट की वैल्यू बता रहा होता है ये। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3 तक की सारी प्रोबेबिलिटी। जब मैं यहाँ 5 पे गया तो मतलब 0 से लेकर 5 तक सबको उसने ऐड करके बता दिया। हम ऐसे करें, क्लियर हो गया? सॉल्व। नेक्स्ट, अपवर्म। जी बेटा, हाँ अगर 3, चलें गुड क्वेश्चन, यहां पर सुनते जाएं। अगर यहाँ पे एट मोस्ट की जगह पे आ जाता एट लीस्ट 3 एक्सीडेंट, तो एट लीस्ट 3 से क्या मुराद है? x इज इक्वल टू 3, 4, 5 इन्फिनिटी। अब पता नहीं फिर कितने एक्सीडेंट। अब क्या करेंगे भाई? क्या प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा, 2 तक की नहीं पूछ रहा, टेबल के पास जाएंगे, 2 की प्रोबेबिलिटी उससे फाइंड करेंगे 1 में से माइनस, तो एटलीस्ट 3 की प्रोबेबिलिटी। ओके, जो प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा आपने वो फाइंड करनी है और 1 में से आके माइनस। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी, इसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी, राइट? जी, नेक्स्ट।
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, अ फर्म ऑडिटिंग a group of accounts expected that 1 out of 500 accounts contain an error. अब देखो एरर आने का रेट क्या है कि अगर हम लोग 500 अकाउंट्स देखें ना, एक एरर आता है। खुद प्रोबेबिलिटी देख लो कितनी कम प्रोबेबिलिटी है। ओके, एरर आने की प्रोबेबिलिटी चेक करो तो कितनी स्मॉलर है ना। और फिर देखो इफ द फर्म ऑडिट्स, और ये n की वैल्यू लार्ज सैंपल साइज उसने उठा लिया, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई हो जाता है। क्लियर? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल कंटेन। अच्छा देखें, सबसे पहले लैम्डा की वैल्यू किस तरह से, 1 अपॉन मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू, जैसे ये आ जाए यहाँ पे तो शुक्र अदा क्या करें। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करें, फार्मूला नहीं लगाना। अब देखें 4, 5 एंड 6, भाई आपने आना है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल पर, लैम्डा की वैल्यू को ढूंढना है आपने 6, और यहां से किस किस की प्रोबेबिलिटी चाहिए बेटा, 4, 5 एंड 6, इसको जाके आपने ऐड कर, और ये आपका आंसर बन गया। जी जल्दी से बताएं। 0.455। और इसी को आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं कि क्या मुलेटिव के पास गए, भाई देखें लैम्डा की वैल्यू को सबसे पहले चेक किया, ये 6, और मैक्सिमम वैल्यू तक गए, 6 तक की प्रोबेबिलिटी। अब देखिए ये 6 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई, अपने कैलकुलेटर पे लिखें, लेकिन ये हमारा आंसर, क्योंकि बेटा इसमें 0, 1, 2, 3 शामिल है, जो कि मुझे नहीं बताना, तो जो नहीं बताना उसकी प्रोबेबिलिटी इसमें से इसको आके लेस कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। मिल गया जी, ऑल क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15, grades on a national aptitude test have been found to be normally distributed with the mean of and standard deviation of. What is the probability that a student selected at random will score between and, जैसे ही मैंने देखा ना कि यार मीन की वैल्यू से पहले और मीन की वैल्यू के बाद, तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज आपस में ऐड हो जाती है। क्लियर? अब यहां पर अगर x की 2 वैल्यूज हैं तो z की भी 2 वैल्यूज, और z के लिए फार्मूला x माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड द आंसर इज 0.8, लेकिन माइनस। अच्छा, जब दूसरी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की, ये 256 माइनस 250 डिवाइडेड बाय 25, इसका आंसर पॉजिटिव में आपके पास आ जाएगा, और ये आपके पास आ रहा है 0.24। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? अच्छा बेटा, ये प्लस और माइनस जी में सिर्फ डायरेक्शन बताते हैं कि वो जो x की वैल्यू है जिसकी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करने जा रहे हैं, वो सिमेट्रिकल कर्व के लेफ्ट हैंड साइड पर है या इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। ओके, और अब हमें पता चल गया है कि भाई देखिए, अगर मैं इसकी सिमेट्रिकल कर्व बना दूं, हालांकि ये चीज आप अपने माइंड में बना के रखना, बस सब कुछ लिखने बैठ गए तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। अगर बनाए ना तो देखिए ये सिमेट्रिकल कर्व आपके पास कुछ इस तरह से बन जाता है। अब यहां पर ये आपके पास मीन की वैल्यू आ गई, तो फिर इससे कुछ पहले और इसके कुछ बाद, तो क्या मैंने ये वाला एरिया नहीं बताना? और हमेशा बेटा याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास जी टेबल मौजूद होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन,
देखिए इसने स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएट का फार्मूला आपको यहाँ पर बताया हुआ है जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं। तो टेबल से फार्मूलाज की पता चल सकता है। x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला भी लिखा होता है। क्लियर? अच्छा अब यहाँ पे देखें बेटा, टेबल में गए हमेशा याद रखना कि ये जो प्रोबेबिलिटीज गिवन है ना, ये हमेशा सेंट्रल पोजीशन से x तक की वैल्यू होती है। सेंट्रल पोजीशन मीन की वैल्यू से लेकर x तक की वैल्यू की प्रोबेबिलिटी होती है ये हमारे पास। अब हम लोगों ने जाकर इधर देखना है कि भाई हमारे पास फर्स्ट जी की वैल्यू क्या है 0.8 0.8 ये देखिए यहां हमें मिल गया। हमने ये वाली वैल्यू उठाई और सिर्फ अपने कैलकुलेटर पे पुट कर लेंगे इसको, कर ली। फिर 0 पॉइंट नेक्स्ट वैल्यू थी 24, तो बेटा 0.2 यहां से मिलेगा, 4 इधर से, और देखेंगे ये दोनों एक दूसरे को कहां मिल रहे हैं, इसको इस प्रोबेबिलिटी में ऐड कर लेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर? कोई इशू? जी इसी तरह से certain type of photographic films are produced and sold in a rolls of, ये पुराने जमाने में जो कोडैक के कैमरास के अंदर जो फिल्म यूज होती थी, हम लोग कहते थे कि भाई इसमें जो लार्ज फिल्म होती थी 36 पिक्चर्स होती थी, वो उस जमाने की कोई बात कर रहे हैं, आप लोगों के जमाने की नहीं, जहां पर भाई मोबाइल में सारे पिक्चर देते रहो, कोई फिक्र नहीं। इफ द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डिफेक्ट्स ऑन फिल्म रोल्स इज 15 पर, कि अगर 100 मीटर की एक फिल्म उठाते हैं ना तो उसमें 15 डिफेक्ट्स निकल आते हैं। क्लियर? और एक फिल्म की लेंथ कितनी है 100 मीटर, मतलब वो कह रहे हैं कि एक फिल्म में 15 डिफेक्ट्स निकल आते हैं ऑन एवरेज। फिर कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो मोर देन 2 डिफेक्ट्स अकर्स इन एनी 10 मीटर लेंथ। भाई अब देखें यहां पर यूनिट क्या यूज किया गया, यहां पर यूनिट क्या यूज किया गया, मुझे कन्वर्जन की जरूरत नहीं, ये किलोमीटर मीटर, मीटर से सेंटीमीटर इंच इस तरह होते तो मैं कन्वर्ट करता इनको, अभी नहीं जरूरत। अब तो क्वेश्चन ही बहुत इजी है, 15 पर 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू लैम्डा 1.5। टेबल काम नहीं आने वाली, अब फार्मूला चलेगा। राइट? टेबल सिर्फ उस टाइम हेल्प करती है जब पैरामीटर की वैल्यू होल नंबर की, ये 1 या 2 होती तो टेबल ने बता, अब टेबल नहीं काम आएगी। अब देखें अब फार्मूला e रेज टू पावर माइनस 1 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय 1.5 रेज टू पावर, देखो नो मोर देन 2 डिफेक्ट्स का क्या मतलब होता है, x की क्या क्या वैल्यू, भाई 2 से ज्यादा डिफेक्ट्स ना हो, 0 1, तो अच्छा अब आपने क्या, सबसे पहले 0, बेटा 0 के लिए ये देखो ये 0 की प्रोबेबिलिटी e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा, क्योंकि लैम्डा रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 एंड 0 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, तो लिख के अपना टाइम ना वेस्ट करना, सिर्फ e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा, ये 0 की प्रोबेबिलिटी, इसमें ऐड करते हैं e रेज़ टू पावर माइनस 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, ना पावर लिखना ना डिनोमिनेटर लिखना, पावर 1 लिखने का फायदा नहीं है, सेम नंबर, और 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, 0 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ये लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? फिर अब ये 1 की प्रोबेबिलिटी आ गई, इसमें ऐड करेंगे e रेज टू पावर माइनस 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 रेज टू पावर 2 एंड डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल। अब वैसे फैक्टोरियल का साइन लगाने की भी जरूरत है क्योंकि 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ओके, लेकिन जब 3 फैक्टोरियल आ जाए तो साइन लगाना। हाँ, एंड आंसर इज, पीछे से देख के बता रहे
अच्छा जी बेटा, probability that a patient recovers from a chest heart operation is, what is the probability that exactly 5 of the next 7 patient having this operation survive? Question solve हो गया आप लोगों का. 7c 5 multiplied by 0.9 raised to power 5 multiplied by 0.1 raised to power 2. Clear? Next. 10% of the homes in a large town have one or more family members of 90 years or more. Choose the binomial distribution to estimate the probability that a random sample of 10 homes will contain 2 homes with 10c 2 multiplied by 0.1 raised to power 2 multiplied by 0.9 raised to power 8. Question solved. Clear? तो बेटा ये जो लोग आप लोगों से कहते हैं ना कि प्रोबेबिलिटी बहुत मुश्किल है, ये वो, भाई उनके लिए होगी, इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों के लिए भी मुश्किल है. ऐसा नहीं होता है. हर वो चीज जो किसी और के लिए मुश्किल हो, इसका ये मतलब नहीं कि वो आपके लिए भी मुश्किल है, यहाँ भी नहीं. तो इस वजह से लोगों की बातों का ध्यान ना दिया करें, पता चले कि आप कल को मेरी बात का ध्यान भी ना दें. Question number 19. The weights of bags of sugar produced on a machine are normally distributed with and standard deviation of a bag is picked at random. What is the probability weights and 1012? देखो अभी भी एड्स हो जानी है प्रोबेबिलिटी दोनों की, क्योंकि एक x की वैल्यू कम और दूसरी ज्यादा, और उन दोनों के दरमियान की प्रोबेबिलिटीज हमने बतानी है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे. अब इसके लिए सबसे पहले z की वैल्यू फाइंड कर लिया करो, और z की वैल्यू देखें. फर्स्ट के लिए देखें तो 1000 minus 1010 and divided by 5 is equal to minus 2. क्लियर? अच्छा, दूसरी वैल्यू अगर हम लोग देखें 1012 minus 1010 divided by 5 is equal to 0.4. अब हम लोग अपनी टेबल के पास जाएंगे. सबसे पहले 2, तो ये देखें, ये 2 की प्रोबेबिलिटी अपने कैलकुलेटर को बताएं 0.4772, और दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या थी 0. ये रही. अब ये वाली प्रोबेबिलिटी बता दें इसे 1554 and the answer is 6326. Clear? Next 20. A salesman makes sales at an average rate of, अब जैसे ही ये बात आई ना, क्लिक किया, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होने वाला है. स्पेसिफिक इवेंट में किसी भी इवेंट की occurrence, these occurs randomly. What is the probability of salesman making at least 2 but no more than jx की वैल्यूज क्या, at least 2, 3 and 4, और randomly selected week, जहां पर भी week तो लैम्डा की वैल्यू बस 2 ही है. 2 per week multiplied by week is equal to 2. क्लियर? टेबल अप्लाई हो जाना है. तो कैसे? हाँ जी, लैम्डा की वैल्यू 2, और हमने क्या बताना है 2, 3 and 4. आपने इनकी प्रोबेबिलिटीज को आपस में ऐड कर जी, इनको ऐड करें. जी 0.5413, और कैमुलेटिव में अगर आप चले जाएं
ये देखें 2 4 और इसमें 1 की प्रोबेबिलिटी 1 तक की प्रोबेबिलिटी नहीं बतानी, तो ये माइनस करते हैं। ओके, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 4 1। ऑल क्लियर बेटा? हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल रहा होगा सेशन। ऐसे ही है ना? चले, आप लोगों ने अपनी तरफ से प्रैक्टिस करते रहना है, फार्मूलाज को अच्छे तरीके से देखिएगा, इनकी जितनी प्रॉपर्टी यूज हो रही हैं उनको अच्छे तरीके से देखिएगा, अपनी बुक की रीडिंग जरूर किया करें। एग्जाम से पहले अपनी बुक की रीडिंग आप लोगों ने जरूर करनी है, उसके सेल्फ टेस्ट को आप लोगों ने जरूर सॉल्व करना है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।